वेलकम टू बनाना अकेडमी, जहां हम आपके लिए अकाउंट्स इतना इजी बना देंगे जैसे आप बनाना खा रहे हो। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैटर्स दो टाइप के होते हैं, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, इवेंट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज आपका कैशियर नया है, वो आपके कैश ड्रॉर में से पैसे लेके भाग गया है। अब ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है, एक्सचेंज बिटवीन यू एंड हिम नहीं हुआ है, लेकिन इसकी फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस है, इसका आप पे कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, इसलिए आपको आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसे रिकॉर्ड करना इम्पॉर्टेंट है। आपका नुकसान हुआ है, आपका कैश कम हुआ है। ठीक है, अगर आप इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आपकी बुक्स में के हिसाब से अगर आपको कैश बढ़ा हुआ दिखेगा तो आप अपने बिजनेस में रॉन्ग डिसीजंस ले लेंगे वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बुक्स को अपडेट करें और वहाँ लिखें कि कैश अब आपके पास इतना कम है। ठीक है, तो और चाहिए तो आप कहीं से और अरेंज करेंगे। अब सपोज वो कैशियर कैश लेके नहीं भागा होता और आप उसको मंथ एंड पे उसकी सैलरी दे रहे होते, तो उसने आपको एक हाथ से सर्विस दी है, दूसरे हाथ से आपने उसको सैलरी दी है। ये जो सर्विस दी है उसने अपना टाइम दिया है, ये सर्विस और टाइम की कोई वैल्यू है। ठीक है, ये सर्विस की कोई वैल्यू है, वैल्यू मॉनेटरी है, तभी आप इसके लिए पैसे देने के लिए रेडी रहे हैं हुए हैं, तभी आप इसको सैलरी दे रहे हैं इन कैश। तो वो सर्विस की भी मॉनेटरी वैल्यू है, वो भी ऐसी एक चीज़ है जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उसकी मनी टर्म्स में एक वैल्यू लगा सकते हैं। तो उसने आपको एक साइड सर्विस दी, आपने दूसरे साइड उसको सैलरी दी, कैश दे दिया। ठीक है, वैसे ही तो ये एक ट्रांजैक्शन है, वैलिड एक्सचेंज है बिटवीन टू पीपल। वैसे ही सपोज आपके फादर किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उनको सैलरी मिलती है, वो कंपनी को अपनी सर्विसेज देते हैं जिसकी कोई कीमत है पैसों में, वो सर्विसेज देते हैं और उसकी कीमत लेते हैं। तो उन्होंने सर्विस दी, पैसे कैश लिए। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ वैलिड ट्रांजैक्शन, वैलिड एक्सचेंज बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अ पर्सन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम समझेंगे कि अकाउंट क्या होता है और डबल एंट्री क्या होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डबल एंट्री क्यों करते हैं हम, वो सिस्टम क्यों फॉलो करते हैं। तो लेट्स गेट इनटू इट। सपोज आपकी एक स्टेशनरी शॉप है। ठीक है, मेरा ये स्टेशनरी शॉप का एग्जाम्पल फेवरेट एग्जाम्पल है, बिकॉज इसमें एक तो सब रिलेट कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे दे सकते हैं कि पेन्स भी होते हैं, मार्कर्स भी होते हैं, नोटबुक्स भी होती हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, तो सपोज आपकी एक स्टेशनरी शॉप है और ये आज की आपकी ट्रांजैक्शंस रही हैं। ठीक है, आपने पेन परचेज किए 1000 के, आपको आगे बेचने हैं पेन, तो किसी ना किसी सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से ख़रीदने तो पड़ेंगे। आपकी दुकान है, आप पेन खुद नहीं बनाते हैं, तो आप परचेज़ करेंगे तभी आप उसको बेचेंगे। तो सपोज़ आपने पेन परचेज़ किए 1000 के, ये पेन आपके गुड्स हैं, लास्ट लेक्चर याद कीजिए। आपने नोटबुक बेची 500 की, नोटबुक भी आपके गुड्स हैं जिसमें आप डील करते हैं वो आइटम। ठीक है, तो ये आपके ट्रांजैक्शन है, पेन परचेज़ किए 1000 के, नोटबुक बेची 500 की, आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी 5000, आपने एक बंदा रखा हुआ है जो आपकी दुकान भी साफ़ कर देता है, जो कस्टमर को हेल्प भी करता है सेल करने में, तो वो बंदे की आपने सैलरी पे की 5000। ठीक है, वो भी ट्रांजैक्शन है। अभी जैसे कैशियर का एग्जांपल दिया, वो बंदे ने आपको सर्विसेज दी, उसके बदले में आपने उसको पैसे दिए, तो ये भी ट्रांजैक्शन आज की हुई। फिर आपने कुछ मार्कर्स बेचे, ठीक है, 500 के। सपोज आपने ड्राइंग बुक खरीदी 2000 की अपने कोई सप्लायर से, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, शॉप में बिजली तो लगती है, उसका बिल दिया 500, आपने टेक्स्ट बुक्स बेची 1000 की, एंड सो ऑन। ऐसे आपके आज की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। सपोज आपकी एक बड़ी स्टेशनरी शॉप है, ठीक है, बहुत बड़ी,
और सपोज़ आप ऑनलाइन भी ऑपरेट करते हैं, तो हो सकता है आपके दिन के 50 ट्रांजैक्शंस हो जाएँ, हो सकता है दिन के 100 ट्रांजैक्शंस हो जाते हो, ठीक है? तो हो सकता है पर डे, हो सकता है बड़े बिजनेसेस में कि 100 ट्रांजैक्शन, 1000 ट्रांजैक्शंस एक दिन में हो रहे हो, ठीक है? तो ऐसे अगर आप रिकॉर्ड करेंगे एक के नीचे एक, तो ये एक दिन की 100 की आपकी लिस्ट बन गई, ठीक है? चलो, परफेक्ट। अब आपको, आपका हफ्ता ख़त्म हुआ है, वीक एंड पे आपको पता करना है यार इस हफ्ते मेरी सेल्स कितनी रही, ज़रा पता करता हूँ। तो फिर आप क्या करेंगे, आप ये सारी ट्रांजैक्शंस में से ढूंढेंगे, सेल ये है, ये नहीं है, ये भी सेल है मार्कर 500, ठीक है? फिर ये भी सेल नहीं है, ये भी सेल नहीं है, ये सेल है टेक्स्ट बुक 1000, ठीक है? ऐसे अगर आप एक दिन की 100 ट्रांजैक्शंस में से ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो आप हफ्ते की 700 ट्रांजैक्शंस में से ढूंढ रहे हैं सेल की फिगर। क्या वो बहुत एफिशिएंट तरीका है ढूंढने का? नहीं। सपोज आपको वीकेंड पे आपने सेल की, जैसे मैंने बताया, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आपने एक 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 करके ढूंढी। अब आपने ढूंढ तो ली, उसको कहीं लिख भी लिया, अब आपको वेरीफाई करना है कि यार मेरे से कहीं गलती तो नहीं होगी, इतने सारे ट्रांजैक्शन में मैंने कोई फिगर तो नहीं गलत लिख ली, या कोई मिस आउट तो नहीं होगी फिगर, या कोई डबल टाइम तो नहीं रिकॉर्ड कर दी। तो आपको वो रीचेक करना है। तो आप रीचेक कैसे करेंगे, फिर शुरू हो जाएंगे, ये सेल नहीं, हाँ ये वाली 500 नहीं, ये नहीं, ये वाली 500 हाँ रिकॉर्ड करिए, फिर ये नहीं, ये नहीं, ये वाली 1000 हाँ ये रिकॉर्ड करिए, ठीक। तो यही करते रहेंगे आप, तो आप बिजनेस कब करेंगे, ठीक है? तो हमें एक एफिशिएंट तरीका चाहिए था जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल भी जाए और जल्दी भी मिल जाए, ठीक है? अब सपोज, तो ये सेल की पहले आपको फिगर ही निकालने में बड़ा टाइम लग जाएगा वीकेंड पे पूरे हफ्ते की, और फिर उसको चेक करने में भी बड़ा टाइम लग जाएगा। अब चलो, सेल तो मिल गई, अब आपको पता करना है यार मैंने खरीदी कितने की करी, परचेजेस इस हफ्ते कितने के करे। तो अब आपको पता करना है परचेजेस आपने कितने के करे, ठीक है? परचेजेस कितने करे, फिर आपके पास और कोई तरीका है नहीं। अगर आपने ऐसे रिकॉर्ड किया है तो आप फिर शुरू हो जाएंगे, परचेज हाँ 1000 का किया, फिर ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये 2000, फिर ये नहीं, ये नहीं, और फिर वेरीफाई करना है, फिर 1 से शुरू करो रीचेक करने के लिए। तो अब आपके पास सेल और परचेज की इंफॉर्मेशन होगी। अब सपोज आपको वीकली नहीं, आपको मंथली पता करना है। मानो मंथ में 30 डेज हैं, दिन के 100 ट्रांजैक्शन हम मान रहे हैं, 3000 में से आपको फिगर निकालनी पड़ेगी सेल की, परचेज की। अब आपको पता करना है यार मैंने इस महीने सैलरी किसके स्टाफ को दी और कितनी कितनी दी। तो फिर आप ढूंढेंगे ये। तो ये करते रहेंगे तो आप बिजनेस तो कर ही नहीं सकते हैं। ये एक तरीका एफिशिएंट है नहीं टू रिकॉर्ड योर फाइनेंशियल मैटर्स, टू रिकॉर्ड योर ट्रांजैक्शंस। सो वी हैव टू लुक फॉर अनदर वे। ये एग्जाम्पल मैंने आपको मंथली का दिया है। सपोज ईयरली आपको पता करना है साल के एंड में कि इस साल मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, इस साल मैंने कितनी सेल्स करी। तो आप 365 इंटू 100 ट्रांजैक्शंस एवरेज पकड़ लो, ठीक है? उनमें से आप ढूंढेंगे। पॉसिबल नहीं है, एफिशिएंट भी नहीं है, तो और गलती होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अच्छा, अगर आपके पास ऐसी लिस्ट मैंने दी है और इसमें से मैंने आपको बोला चलो मेरे को ऐसी ही लिस्ट है, इसमें से सेल्स की फिगर बताओ, तो आप नेचुरली क्या करेंगे? मैंने आपको बोला मेरे को सेल्स की फिगर बताओ, ठीक है? सेल्स की फिगर बताओ, तो आप नेचुरली क्या करेंगे? आप यहाँ लिख लेंगे ये नहीं, ये हाँ सेल्स 500, ठीक है? फिर आप देखेंगे ये नहीं, ये नहीं, 500, ठीक है? फिर आप देखेंगे ये नहीं, ये नहीं, और ये फिर 1000, ठीक है? एक जगह लिख लिया आपने। फिर अगर आपको इसमें से परचेज की इंफॉर्मेशन सेग्रीगेट करनी है, अलग करनी है, क्लासिफाई करनी है परचेज की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए,
तो आप देखेंगे हाँ ये 1000 के मैंने करे थे, ये यहाँ पे 2000 का परचेज हुआ, ठीक है। तो परचेज मैंने अभी तक 3000 के करे, सेल्स मैंने अभी तक 2000 की करी, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन को अगर आप सेग्रीगेटेड जंबल ऑफ इंफॉर्मेशन में से, जहाँ सारी इंफॉर्मेशन मिक्सड अप है, यही इंफॉर्मेशन को अगर आपने अलग करके एक चीज़ की इंफॉर्मेशन को अलग किया है, दूसरी चीज़ की इंफॉर्मेशन से एक चीज़ की इंफॉर्मेशन को अलग किया है, ठीक है। यहाँ सिर्फ सेल कर दिया है, सिर्फ सेल की इंफॉर्मेशन लिख दी है और सारी की सारी सेल की इंफॉर्मेशन लिख दी है। यहाँ सिर्फ परचेज की इंफॉर्मेशन लिख दी है, सारी की सारी परचेज की इंफॉर्मेशन यही मिलेगी, सारी इंफॉर्मेशन और सिर्फ उस चीज़ की इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपने ऐसे अलग अलग कर दिए और इसको आपने टी फॉर्म में लिख दिए, ये टी फॉर्म क्या है क्यों है हम समझते हैं, तो वही आपका एक बेसिकली अकाउंट बन जाता है। समझ आया? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन जम्बल्ड अप है, हॉच पॉच्ड है, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिक्सड अप है। अब मेरे को सेल की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो चलो मैंने इनमें से मंथ एंड में देख रही हूँ 3000, ऐसे 3000 की लिस्ट में से, तो मैं ये सेल लिख तो लूँगी ना, याद तो रहेगा नहीं, तो मैंने सेल लिख लिया अलग से, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया, ये 1000 लिख लिया। वैसे ही परचेज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए मंथ एंड में 3000 ट्रांजैक्शंस में से, तो परचेज़ की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख ली अलग, ठीक है, ये अलग यहाँ लिख ली, सेल की ताकि मिक्स ना हो अलग लिख ली, परचेज़ की ताकि उसमें मिक्स ना हो अलग लिख ली। सारी सेल की इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गई और सिर्फ सेल की इन्फॉर्मेशन आई है, सारी परचेज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गई और सिर्फ परचेज़ की इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है। तो इसको अगर हम ये फॉर्म में, और ये फॉर्म क्या होता है, टी फॉर्म क्यों है, अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में, उस फॉर्म में लिख लें तो वो एक अकाउंट बन जाता है। तो ऐसे में आपको कैलकुलेशन में ईज हो जाता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेती हूँ। सपोज हमने ये परचेज को यहाँ लिख लिया, ठीक है, परचेज को यहाँ लिख लेते हैं, परचेजेस 1000 और 2000, ठीक है। तो ये 3000 का टोटल परचेजेस यहाँ हो गए। इतना आप समझे, जम्बल्ड अप इंफॉर्मेशन में से हमने क्लासिफाई किया है अलग अलग, ठीक है, पता करने के लिए फिगर्स। अब इसको 1 सेकेंड होल्ड पे डालिए, इसको 1 सेकेंड होल्ड पे डालिए और एक दूसरा एग्जाम्पल समझिए। आपने बनाना अकेडमी के लेक्चर्स बहुत अच्छे से फॉलो करे, सारे अकाउंट्स के लेक्चर्स देखे और आपको अमेजिंग मार्क्स मिले, ठीक है, एंड योर पेरेंट्स आर वेरी वेरी हैप्पी विथ यू। उन्होंने बोला यार कमाल कर दिए, तुमने इतने फुल मार्क्स ले आए हो, तो दे आर वेरी वेरी हैप्पी विथ यू। एंड सपोज टू रिवॉर्ड यू, आपको कुछ खुश करने के लिए उन्होंने आपको थोड़े पैसे दिए कि जाओ ऐश करो, ठीक है। तो सपोज योर डैड गेव यू से 5000 रुपीज़, वो इतने खुश थे कि आपने बनाना अकेडमी की सारी लेक्चर्स को फॉलो करके बहुत अच्छे नंबर लाए, ठीक है। योर डैड गिव यू 5000, योर मॉम गिव्स यू से 2000, योर ग्रैंड पेरेंट्स गिव यू से 3000, तो ये आपके पास 10,000 हो जाते हैं, ठीक है। आप इतने खुश हो, इतने खुश हो कि मेरे को इतने पैसे मिल गए हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो चलो यार तुम सबको पिज़्ज़ा पार्टी मेरी तरफ से, ठीक है। तो आपने सपोज उनके लिए पिज़्ज़ा खरीदा 1000 का, ठीक है। आपने बोला यार पिज़्ज़ा तुम क्या ही याद रखोगे, पिज़्ज़ा भी खाओ,
ऐसा करो, तुम्हें मूवी भी मैं स्पॉन्सर कर देता हूँ, मूवी टिकट्स भी मेरी तरफ से, तुम सबको मूवी भी ले जाता हूँ। तो आपने मूवी टिकट्स के लिए पे किया, मूवी लेके गए, सपोज उसमें 2000 आपका खर्चा आया, एंड में आपके पास कैश कितना बचा? 10,000, और ये 13,000, राइट? रॉन्ग, 13,000 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास कैश आ रहा है, इसमें आपके पास कैश जा रहा है। 1,000 आपका खर्चा है, मूवी ये आपका खर्चा है, और एक तरीके से आप ये देखो तो ये आपकी इनकम है, ये आपको पैसे मिले हैं और ये आपने खर्चे किए हैं। तो आपके पास 13,000 नहीं बचा है, आपके पास 7,000 बचा है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। सपोज टोटल हमने देखा, टोटल बचा है 7,000। अब रात को आपके घर पे आपके फैमिली फ्रेंड्स आते हैं और उनको आपके पेरेंट्स बड़े प्राउडली बताते हैं कि यार हमारे बच्चे ने इतने मार्क्स लाए हैं। ठीक है, तो वो भी खुश होकर आपको पैसे दे जाते हैं। ठीक है, सपोज 2,000, एक सेकेंड, सपोज 2,000 की फिगर आपके फैमिली फ्रेंड्स ने दी है। ठीक है, ये टोटल था 7,000, उसमें से 2,000 आपको फैमिली फ्रेंड्स ने दिए। और अब आपने सोचा यार 2,000 और मिल गए, मैंने वो 1,000 रुपीज़ की शर्ट कार्ट में रखी थी, खरीदी नहीं थी, वो वाली ले लेता हूँ। तो सपोज आपने शर्ट खरीदी 1,000 की। ठीक है, ये माइनस हो गया। ऐसे आपको कई लोग पैसे देते जा रहे हैं, आपका पॉकेट मनी भी आपको मिल रहा है मंथली, वो मिल गया आज आपको, आपके और खर्चे भी होते जा रहे हैं। तो ऐसे कई फिगर्स प्लस प्लस माइनस माइनस के नीचे होते जा रहे हैं, मिक्स होके प्लस माइनस। ठीक है, ऐसे करके सपोज आपको एंड में यहाँ पे पता करना है कि आपके पास ये सारा कैश है। सपोज आपको एंड में पता करना है कि आपके पास कितना कैश बचा है, तो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा कि देखो 5,000 आया, 2,000 आया, 3,000 आया, लेकिन ये माइनस है, ये माइनस है, ये टोटल है, ये प्लस है, फिर अगेन ये माइनस है, फिर कुछ प्लस प्लस की फिगर्स हैं, कुछ माइनस है, फिर प्लस माइनस, ऐसे थोड़ा गलती होने के चांसेस ज़्यादा है और कैलकुलेशन में डिफ़िकल्ट होगा। तो ऐसे करते हैं, प्लस की फिगर्स हम यहाँ लिख लेते हैं 3,000 एंड सो ऑन। माइनस की फिगर्स हम यहाँ लिख लेते हैं 1,000, 2,000, क्योंकि आपस में मिक्सड हैं तो फिर कंफ्यूजन हो रहा है, गलती से प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने प्लस की फिगर्स यहाँ रख लिए, माइनस की फिगर्स यहाँ लिख लिए। ठीक है, तो मैंने यहीं तक के लिया है। ठीक है, सो ऑन, प्लस की फिगर्स 5,000, 2,000, 3,000 सो ऑन नीचे है, ये 1,000 है, ये 2,000 है, एंड सो ऑन। ये हमने सेग्रीगेट कर लिया। अब इजी हो गया, ये 10,000 टोटल है, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये प्लस की फिगर्स को आपस में टोटल करो, माइनस की फिगर्स को आपस में टोटल करो, प्लस की फिगर में से माइनस की फिगर हटा दो। तो जैसे सपोज ये 10,000 हुआ है, ठीक है, और ये 3,000 हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है कि 10,000 में से 3,000 गया तो 7,000 हमारे पास कैश बचा। ये कुछ नहीं है, ये हमने टी फॉर्म में कैश अकाउंट बना दिया। कैसे, क्या हुआ है यहाँ पे समझते हैं। कैश में और कोई भी अकाउंट में समझिए दो मूवमेंट एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉसिबल है। कैसे? यहाँ पे हमारे पास कैश आ रहा है, ठीक है, आ रहा है,
यहाँ से कैश जा रहा है, एग्जैक्ट ऑपोजिट मूवमेंट हो गई, कैश का आना और हमारे पास से कैश का जाना। हमने कैश के आने वाली मूवमेंट को एक साइड कर लिया, कैश के जाने वाली मूवमेंट को एक साइड रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, और उसके दो अलग अलग कॉलम्स बना लिए, ठीक है, तो वो एक कैश अकाउंट बन गया। सेल्स में, यहाँ पे स्टेशनरी शॉप में वापस आ जाओ, यहाँ पे सेल में या परचेज में भी दो मूवमेंट्स ऑपोजिट पॉसिबल है। कैसे? आपने पेन खरीदा स्टेशनरी शॉप से, यही वाली, ठीक है, आप घर आए, आपने उसको निकाला और देखा कि यार वो तो चल ही नहीं रहा है, तो आप जाएंगे नहीं वापस करने। कल स्कूल जा रहा होऊंगा, कॉलेज जा रहा होऊंगा, रास्ते में स्टेशनरी शॉप मिलेगी, उसको बोलूँगा भाई या तो दूसरा पेन दे या मेरे पैसे वापस कर, ठीक है, डिफेक्टिव है, ये वाले पेन चल नहीं रहे। तो सेल्स जो होती हैं आपकी, वो सेल्स वापस भी तो आ सकती हैं। किसी कोई कस्टमर ने सामान वापस कर दिया, अब आपका लॉयल कस्टमर है, आपके अच्छे रिलेशंस हैं, तो आप एथिकली अगर आपने गलत चीज़ दी है या कुछ उसमें डिफेक्ट निकला है तो आप उसको वापस भी लेंगे, ठीक है। कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आज आप खरीदते हैं, पैसे भी दे देते हैं कैश ऑन डिलीवरी, और उसमें 30 डेज 15 डेज रिटर्न होते हैं, कई बार आप रिटर्न भी कर देते हैं और वो आपसे जनरली क्वेश्चंस भी नहीं पूछते क्यों। तो सेल होना और सेल वापस मिलना, ये दो एग्जैक्ट ऑपोजिट मूवमेंट हैं, ठीक है। एक ही इंफॉर्मेशन में सेल की, एक सेल की इंफॉर्मेशन में सेल हुई भी है और सेल कुछ कुछ सेल्स उसमें से वापस भी होगी, ऑपोजिट। तो सेल को एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं, सेल जो वापस हुई है उसको भी उस दूसरे साइड रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमें टोटल सेल कितनी फिगर हुई वो मिल जाएगी। वैसे ही परचेज, अब ये पेन आप देखेंगे, जैसे आपको एग्जांपल दिया कि वो पेन नहीं चल रहा, सपोज आप स्टेशनरी शॉप पे और आप वो देखेंगे यार ये वाले पेन की, ये वाले लॉट में ये वाला पेन जो आया था, ये वाले बॉक्स ऑफ कार्टन में, उसकी बड़ी कंप्लेन आ रही है, सारे बोल रहे हैं कि चल नहीं रहा और रिटर्न कर रहे हैं कस्टमर्स। तो आपने थोड़े पेन उसमें खोले और चेक किए, तो आपने रियलाइज़ किया कि उन सबकी इंक सूखी हुई है, ठीक है। तो अब आप चाहते हो वो पूरा का पूरा लॉट अपने सप्लायर को रिटर्न करना, तो आपने परचेजेस करी हैं, परचेजेस की भी रिटर्न करी, हो सकता है, होगा रिटर्न, ज़रूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी है। हर अकाउंट में, अकाउंट ये है टी फॉर्म में लिखा हुआ, हर अकाउंट में दो एग्जैक्ट ऑपोजिट मूवमेंट्स होना पॉसिबल है, भले ही वो कैश अकाउंट है, भले ही सेल्स अकाउंट है, भले ही परचेज अकाउंट है, हर अकाउंट में पॉसिबिलिटी है, होगी ही ये मैं नहीं बोल रही, पर पॉसिबिलिटी है। इसके लिए हमने एक अकाउंट को दो साइड दी है, ठीक है, दोनों मूवमेंट्स को अलग अलग रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। आप समझिए, इससे हम समझते हैं अकाउंट क्या है। यहाँ जम्बल्ड अप इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, इसमें से हमने सेग्रीगेट करी है कि हमने सिर्फ सेल की लिख ली, सिर्फ परचेज की लिख ली। तो अकाउंट, ये मैंने बोल दिया एक अकाउंट बन गया, ठीक है, ये एक अकाउंट बन गया, ये एक अकाउंट बन गया, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट। अकाउंट क्या है? अकाउंट वो है जहां पे एक ही आइटम की, एक आइटम की, एक चीज की, एक मीनिंग की, एक पर्सन की, एक ऑर्गेनाइजेशन की सारी इंफॉर्मेशन, और सिर्फ उस एक की सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह अगर लिख दो तो वो अकाउंट है। इतना आपका परचेज अकाउंट है, इसमें सिर्फ परचेज की इंफॉर्मेशन मिलेगी और सारी परचेज की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इतना आपका सेल अकाउंट है, इसमें सिर्फ सेल की इंफॉर्मेशन मिलेगी और सारी सेल की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इतना आपका कैश अकाउंट है, इसमें सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसमें हम सेल परचेज ये सब नहीं डाल रहे, सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन मिलेगी और सारी कैश की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो
एक चीज़ की, एक नेचर की, एक मीनिंग की, एक आइटम की, एक पर्सन की, एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर सारी इन्फॉर्मेशन हम एक जगह लिख लें और वो एक्सक्लूसिव भी हो, सिर्फ उसी की हो सारी इन्फॉर्मेशन, तो वो उसका अकाउंट बन जाता है। सेल्स की सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ लिख ली, सेल्स अकाउंट बन गया। परचेज की सारी इन्फॉर्मेशन और सिर्फ परचेज की यहाँ लिख ली, परचेज अकाउंट बन गया। कैश की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख ली, कैश अकाउंट बन गया। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, हमने दो साइड्स दिए हैं। अब आप नोटिस करेंगे मैंने परचेज इस साइड लिखा है जबकि सेल्स इस साइड लिखा है। ये सब बारीकियां आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये सब, ये इस साइड क्यों लिखा है, ये इस साइड क्यों लिखा है। फिलहाल मैं जितना समझा रही हूँ आप उतना समझ जाइए। ठीक है, अब आप सेल देखेंगे इसका भी। सपोज़ 30 रुपीज़ के पेन मैंने वापस किए थे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, सपोज़ मैंने वो स्टेशनरी शॉप ने वो पूरे का पूरा कार्टन 500 रुपये का वापस कर दिया सप्लायर को, तो यहाँ 500 आ गया। ठीक है, तो यहाँ भी फिगर आ गई, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब कैश अकाउंट का ये साइड की बात हो रही है या ये साइड की बात हो रही है? सेल्स अकाउंट के ये साइड के कॉलम की बात हो रही है या ये कॉलम की बात हो रही है? परचेज अकाउंट के ये कॉलम की बात हो रही है, ये कॉलम की बात हो रही है? कैसे पता लगेगा? ठीक है, आपके घर में आपके भाई हैं, आपकी बहन है, आप हो, आपकी बात हो रही है, आपके भाई की बात हो रही है, आपकी बहन की बात हो रही है। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बच्चा कह के बुलाया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरे को बच्चा बुलाया है या भाई को बुलाया है या बहन को बुलाया है। ठीक है, आप सबको स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं, तो वैसे ही रेफरेंस के लिए हमने इनको भी नाम दे रखे हैं। अब आपके और मेरे बस का होता तो वी वुड कीप वेरी फैंसी नेम्स। ठीक है, इसका नेम कोई बड़ा सुंदर सा रख लेते आयरा, इसका कोई नाम रख लेते आशीष। ठीक है, बट हमारे हाथ में नहीं है। जैसे आपके नेम्स आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने रखे हैं, वैसे ही जो अकाउंट्स के पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स थे जिन्होंने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को इवॉल्व किया, बनाया, उसने कॉलम के इस साइड का, टी के इस साइड का नाम रख दिया डेबिट। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम DR लिखते हैं। इस साइड का नाम लिख दिया क्रेडिट, उसको शॉर्ट फॉर्म में CR लिखते हैं। ये हो गया साइड डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। ऐसे अब देखो ये डेबिट है, DEBIT डेबिट, इसको ही शॉर्ट में DR लिखा है। R क्यों लिखा है? अब वो तरीका है लिखने का, इसमें R आता नहीं है पर R लिखते हैं। ठीक है, क्रेडिट, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म CR। ठीक है, तो अब इजी हो गया। मैं बोलूँ कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, तो आप यहाँ नहीं ढूंढेंगे, आप सीधा यहाँ देखेंगे। हाँ, कैश अकाउंट का डेबिट साइड, रेफरेंस के लिए इजी हो गया। मैं बोलूँ सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड, तो सेल्स अकाउंट का ये साइड क्रेडिट साइड, इजी हो गया। परचेज अकाउंट का डेबिट साइड, तो परचेज अकाउंट का ये डेबिट साइड, इजी हो गया। रेफरेंस के लिए हमने ये नाम लिख लिए। ठीक है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो अभी तक हम क्या समझे हैं कि जंबल ऑफ इंफॉर्मेशन में से अगर हम एक चीज़ की, एक पर्सन की, एक आइटम की, एक मीनिंग की, एक नेचर की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक चीज़ की इंफॉर्मेशन को अगर जंबल ऑफ आइटम में से क्लासिफाई कर ले, अलग कर ले, सेग्रीगेट कर ले, अलग कर ले और वो सारी को एक ही जगह लिख ले। ठीक है, जैसे यहाँ सेल्स की सारी इन्फॉर्मेशन है पर सिर्फ सेल्स की है, परचेज की सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ परचेज की, कैश की सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ कैश की। तो वो एक चीज़ की अगर सारी इन्फॉर्मेशन हम एक जगह लिख लें तो वो उस चीज़ का अकाउंट हो जाता है। ठीक है, ये सेल्स का अकाउंट है, ये परचेजेस का अकाउंट है, ये कैश का अकाउंट है।
ठीक है, तो हमने अकाउंट्स फॉर्म किए फ्रॉम अ जंबल ऑफ इंफॉर्मेशन। अब उस एक चीज़ जिसका हमने अकाउंट बनाया है उसमें भी दो एग्जैक्ट ऑपोजिट मूवमेंट्स पॉसिबल हैं। जैसे ये कैश ही है, ये सारा सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें भी यहाँ कैश आ रहा है, यहाँ कैश जा रहा है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट ऑपोजिट मूवमेंट्स दो पॉसिबल हैं वो एक चीज़ की इंफॉर्मेशन में भी। इसीलिए अकाउंट्स टी फॉर्म में बनते हैं, क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमने अलग अलग जगह दी हुई है, अलग अलग कॉलम्स बनाए हुए हैं। और अब वो कॉलम कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं अकाउंट के, तो इसलिए हमने उसके नाम रख लिए हैं रेफरेंस के लिए। तो इसका नाम रखा हुआ है ये साइड का डेबिट, मतलब कोई भी अकाउंट का हमेशा ये वाला साइड इज गोइंग टू बी डेबिट, ये वाला साइड इज गोइंग टू बी क्रेडिट, ये वाला साइड इज गोइंग टू बी डेबिट, ये वाला साइड इज गोइंग टू बी क्रेडिट। सो व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट? नथिंग बट names of the two sides of an account. This side is always going to be debit, that side is always going to be credit. जैसे सपोज आपका नेम आशीष है, आपकी बहन का नेम आयरा है, आपका नाम हमेशा आयरा होगा, आपकी बहन का नाम आपका नाम हमेशा आशीष होगा, आपकी बहन का नाम हमेशा आयरा होगा। वाई? सो देयर रिमेन्स नो कन्फ्यूजन। ठीक है, क्लैरिटी रहे, तो ये नेम दे दी। इतना हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो अब समझते हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। हमने ये एग्जाम्पल पहले लिया था कि हमारी स्टेशनरी शॉप है और ये आज की कुछ ट्रांजैक्शंस में से ये हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं आज, उनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस ये हैं। ठीक है, मैंने इसकी और इसकी फिगर थोड़ा रियलिस्टिक करने के लिए, एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करने के लिए चेंज करी है, तो आप ध्यान देना। ठीक है, हमारी स्टेशनरी शॉप है। ठीक है, हमने कुछ ट्रांजैक्शंस करी हैं, हमने पेन परचेज किए हैं, आगे हमें बेचने हैं अपने कस्टमर्स को, तो सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से परचेज करने पड़ेंगे। तो हमने पेन परचेज किए, पेन आए, कैश गया, नोटबुक्स बेची, नोटबुक गई, कैश आया कस्टमर्स से, हमने सैलरी पे करी, हमारा एम्प्लॉय इतना काम करता है, हमें सर्विस दे रहा है, तो हमने उसको सैलरी पे करी, कैश गया, हमने उससे सर्विस ली और कैश दिया। हमने सेल ऑफ मार्कर्स करे, मार्कर्स गए, कैश आया। ठीक है, परचेज ऑफ ड्राइंग बुक करी, ठीक है, ड्राइंग बुक आई, कैश गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं, फ़ैन लाइट उससे हमारे शॉप के चल रहे हैं, तो हमने उसके लिए पे किया, हमने वो उनसे ये सर्विस ली थी, उसके लिए कैश पे किया। ठीक है, सेल ऑफ टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक्स गई, कैश आया। अब एंड में हमें पता करना है कि कैश कितना बचा है। ठीक है, तो उसके लिए हम शुरू से कैश अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब आपको बताया है कि क्योंकि ये कैश अकाउंट है, तो अब आपको पता है कि इसमें सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन और सारी कैश की इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नोटबुक्स हमने 5,000 की बेची, तो ये कैश आया है, ये इसका डेबिट साइड है, ये इसका क्रेडिट साइड है अकाउंट का। तो यहाँ कैश आया है, यहाँ कैश आया है, सेल ऑफ मार्कर हुई है, यहाँ कैश आया है, टेक्स्ट बुक्स बिकी है। ठीक है, यहाँ से सपोज कैश गया है, परचेज किया है तो कैश गया है, सैलरी पे करी है, कैश गया है। ठीक है, और ड्राइंग बुक्स खरीदी हैं, कैश गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, कैश गया है। ठीक है, तो ये हमारी सेल है नोटबुक की, ये तीनों सेल की फिगर है। ठीक है, ये हमारी है परचेज की, हमने परचेज किया पेन, ये हमारी है सैलरी की,
ये हमारी है अगेन परचेज की, ठीक है। ये 500 है हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। तो ये हमारा कैश अकाउंट हो गया। इससे हमें एंड में पता लग जाएगा कि हमारे पास कैश बैलेंस कितना बचा है, ठीक है। ये 5000, 10,000 या 15,500 आ रहा है, ठीक है। और ये है 5,000, 6, 7, 8, 8,500, ठीक है। तो बैलेंस बचा हमारा 7,000। अब समझ आ गया है हमें कि 7,000 हमारे पास कैश बचा है, ठीक है। अब मेरे को पता करना है कि परचेजेस कितने के हुए, सेल्स कितने के हुए, कि मैं ठीक कर रही हूँ, प्रॉफिट ठीक कमा रही हूँ या नहीं, सेल्स अभी पिछले महीने से बढ़े हैं या नहीं, पिछले साल से बढ़े हैं या नहीं। तो मेरे को ये सब इन्फॉर्मेशन पता करनी है। क्या वो इससे, सिर्फ इससे वो इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है? नहीं। ये कैश अकाउंट है, इससे कैश की इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है कि कहाँ कहाँ से कैश आई है, कहाँ कहाँ कैश गई है, ठीक है। और कैश का बैलेंस कितना बचा है, तो इससे कैश की इन्फॉर्मेशन पूरी रेडिली अवेलेबल है। लेकिन ये अभी भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर मी टू रन द बिजनेस। मेरे को अभी भी परचेज़ की इन्फॉर्मेशन अलग चाहिए, सेल्स की इन्फॉर्मेशन अलग चाहिए। अगर मेरी स्टेशनरी शॉप नहीं, मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें मेरे पास कितने सौ, कितने हज़ारों एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, कितने सौ एम्प्लॉयज़ है। तो अब मेरे को पता करना है कि मैं सैलरी कितनी देती हूँ यार, इस महीने मैंने कितनी की सैलरी दी है, इस महीने मेरे बिजली का बिल कितना है, दूसरे एक्सपेंसेस कितने आए। तो अगर मैं सिर्फ कैश अकाउंट मेंटेन करूँगी तो मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड that this information, coming back to this stationery shop, coming back to this example, this information is good, ठीक है। हमें कैश की इंफॉर्मेशन पूरी मिल गई है, लेकिन ये अभी भी इनकम्प्लीट है। अगर मेरे को सेल्स चाहिए तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा सेल सेल सेल, ठीक है। अब मेरे को परचेज चाहिए तो ये परचेज है, ये नहीं है, ये परचेज है, ये नहीं है, ठीक है। तो अभी फिर जम्बल्ड अप हो गई है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसलिए हमें ये इन्फॉर्मेशन हमारी इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि हमें अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से, अकाउंटेंसी करते करते ओवर टाइम हमें पता लगा है कि हर ट्रांजैक्शन में से कम दो अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। कम से कम दो अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है। जनरली ज़्यादातर दो ही मिलती है, कभी कभी उससे ज़्यादा मिलेगी, वो हम आगे देखेंगे। पर जनरली दो तरीके की इन्फॉर्मेशन हर एक ट्रांजैक्शन में से मिलती है, सिर्फ एक नहीं। कैसे, आप समझिए। मैंने परचेज़ किए पेन, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली मेरा कैश है, कैश इन्वॉल्व है, मेरा कैश 1,000 कम हुआ है, लेकिन साथ ही साथ मेरे परचेजेस हुए हैं 1,000 के। तो अगर मेरे को परचेजेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसमें से परचेज़ की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसमें से कैश पे कुछ इफ़ेक्ट हुआ है उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे हमारी सेल्स इफ़ेक्ट हुई हैं और यहाँ पे हमारा कैश इफ़ेक्ट हुआ है, कैश आया है। यहाँ पे भी हमारी सैलरी, अगर मेरे को सैलरी कितनी देती हूँ मैं एम्प्लॉयज़ को, एक एम्प्लॉय नहीं है मेरे पास, मेरी इतनी बड़ी स्टेशनरी शॉप है कि मेरे पास 15 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। और मेरे को टोटल पता करना है कि यार मैंने सैलरी कितनी दी इस महीने, कितना एडवांस दिया, कितना बैलेंस बाकी है, ठीक है। कुछ एम्प्लॉयज़ एडवांस भी मांगते हैं, तो सैलरी की इन्फॉर्मेशन अलग से मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो सैलरी की इसमें से सैलरी की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसमें से कैश भी अफेक्ट हो रहा है तो कैश की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसमें से भी सेल्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है, कैश की इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा है वो इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, कैश कम हुआ है वो भी मिल रहा है। तो हर ट्रांजैक्शन में से हम दो इन्फॉर्मेशन खींच सकते हैं, दो अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, और ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास अलग अलग होना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने अगर सिर्फ कैश अकाउंट बना दिया
और यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी, तो फिर यहाँ पे मैं ढूंढूंगी परचेज कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, सेल्स कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है, तो बेसिकली सैलरी कितनी है। तो इसलिए वो दो इन्फॉर्मेशन अलग अलग मिलना और वो दो इन्फॉर्मेशन को हम अलग अलग रिकग्नाइज करें, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हर ट्रांजैक्शन में से हमें दो तरीके की इन्फॉर्मेशन, कम से कम दो तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसलिए हर ट्रांजैक्शन के कम से कम दो अकाउंट्स बनते हैं। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू हैं, इसी को हम बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट। डुअल मीन्स दो, एस्पेक्ट मीन्स पहलू। इसमें परचेज का भी पहलू है, हमें परचेज की इंफॉर्मेशन चाहिए। इसमें कैश कम हो रहा है उसकी भी पहलू है। इसमें सैलरी का भी पहलू है, इसमें कैश का भी पहलू है। इसमें सेल का भी पहलू है, इसमें कैश का भी पहलू है। हर ट्रांजैक्शन में से दो पहलू हैं, ठीक है, कम से कम दो पहलू हैं, डुअल एस्पेक्ट कहते हैं। ये दोनों पहलू, दोनों टाइप की अलग अलग इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और वो दोनों इन्फॉर्मेशन को हम अलग रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए दो डिफरेंट अकाउंट्स यूज होते हैं। तो जब मैं ये परचेज ऑफ पेन रिकॉर्ड करी थी 1000 यहाँ पे, तभी मैं परचेज अकाउंट बना के, परचेज अकाउंट बना के मैं यहाँ पे 1000 रिकॉर्ड कर सकती थी। जब मैं ये परचेज रिकॉर्ड कर रही थी 2000 यहाँ पे, तब मैं यहाँ पे 2000 ये भी रिकॉर्ड कर सकती थी परचेज अकाउंट में, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास परचेज की इंफॉर्मेशन भी पूरी रेडी रहती। कैश की इंफॉर्मेशन रेडी है, परचेज की इंफॉर्मेशन चाहिए, परचेज के अकाउंट में से देख लो, ठीक है। जब मैं ये सेल्स रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैं यहाँ पे साथ में सेल्स अकाउंट साथ में रिकॉर्ड कर लेती, ठीक है। अब क्या हो गया, इसमें से एक ही ट्रांजैक्शन में से अगर मैंने कैश का पहलू भी रिकॉर्ड कर लिया, ये कैश अकाउंट है, कैश का पहलू भी रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, और मैंने परचेज का पहलू भी रिकॉर्ड कर लिया, तो मेरे पास अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। अब मेरे को परचेज चाहिए तो मेरे को यहाँ नहीं ढूंढना पड़ेगा, यहाँ नहीं ढूंढना पड़ेगा, सीधा यहाँ देखूंगी, हाँ 3000 की मेरी परचेज हुई है। सेल्स चाहिए तो ये रिकॉर्ड करते वक्त सेल्स की फिगर्स मैंने कैश में भी रिकॉर्ड कर लिया, सेल्स में भी अलग से रिकॉर्ड कर लिया। तो अब यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन है सेल की, उसमें से दोनों पहलू निकाल के, दोनों इन्फॉर्मेशन निकाल के, दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, वो दोनों अकाउंट में अगर मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, तो मेरे पास कंप्लीट और रेडी इन्फॉर्मेशन बाद में बचती है। अब मैं सेल्स बता सकती हूँ ये 5000, ये 10000, ये 500, 15500 की मेरी सेल्स है। ईजी हो गया, इसमें से ढूंढने से ईजी हो गया, इसमें से ढूंढने से, परचेज का भी इसमें से ढूंढने से, इनमें से ढूंढने से ईजी हो गया। सो व्हाट हैव वी अंडरस्टूड, एवरी ट्रांजैक्शन, मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल मैटर्स दो टाइप के होते हैं, ट्रांजैक्शन भी होता है, इवेंट भी होता है। सो व्हाट इज ट्रू फॉर ट्रांजैक्शन हियर इज ट्रू फॉर इवेंट्स ऑल्सो। इवेंट्स के भी दो पहलू होते हैं। कैसे होते हैं वो हम जैसे जैसे सम्स सॉल्व करेंगे, इवेंट्स भी आएंगे उनमें, और वो हम उस वक्त प्रॉब्लम्स और सम्स सॉल्व करते वक्त देख लेंगे। अभी आप समझिए, अभी के लिए ट्रांजैक्शन ही समझिए। हर ट्रांजैक्शन में दो तरीके की अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, डुअल एस्पेक्ट। तो ये दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए कम से कम दो अकाउंट्स कोई भी ट्रांजैक्शन में होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व्ड। और वो दो अकाउंट्स को अगर हमने अलग अलग उनमें रिकॉर्ड कर लिया तो हमारे पास रेडिली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। ये है सिस्टमैटिक तरीका ऑफ रिकॉर्डिंग एन इंफॉर्मेशन। अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में अकाउंटेंसी की डेफिनेशन बताई थी,
उसमें मैंने बोला था कि अकाउंटेंसी हिसाब किताब है, रिटन रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल मैटर्स का, ऐसे मैटर्स का जो मॉनेटरी टर्म्स में, मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उन मैटर्स का सिस्टमैटिक तरीके से लिखा हुआ। सिस्टमैटिक तरीका कब है? जब वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास रेडिली अवेलेबल है और रिलायबल है। अगर मेरे को चेक करना है परचेज अकाउंट तो मैंने सीधा यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया, कैलकुलेशन जितनी बार कैलकुलेशन चाहिए मैं कर सकती हूँ जल्दी से सेल्स की फिगर की, ठीक है। मेरे को पूरा ये सेल्स की फिगर मैंने करेक्ट निकाली है कि नहीं, ये पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहीं पे मैं प्लस करके जितनी बार कैलकुलेट करना चाहती हूँ पता लग जाएगा, ठीक है। तो सिस्टमैटिक कब हुआ? जब वो रेडिली अवेलेबल है और जब वो रिलायबल है इंफॉर्मेशन, ठीक है। और वो पॉसिबल कब है? जब हम उसके हर एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को एक साथ रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटेंसी में है। डुअल एस्पेक्ट, ये वाला आप इसको प्रिंसिपल बोल सकते हैं अकाउंट्स का, कन्वेंशन बोल सकते हैं इसको, कंसेप्ट बोल सकते हैं, मीनिंग सेम ही। तो अब हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंट क्या है? एक पर्सन की, एक चीज़ की, एक मीनिंग की, एक नेचर की, एक चीज़ की सारी इंफॉर्मेशन अगर एक जगह लिख दी तो वो उसका अकाउंट है। ये सेल्स अकाउंट है, ये परचेज अकाउंट है, ये कैश अकाउंट है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन एक चीज़ की अगर एक जगह लिख दी और सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन, यहाँ सिर्फ परचेज की इंफॉर्मेशन, यहाँ सिर्फ सेल्स की इंफॉर्मेशन, यहाँ सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो उस चीज़ का अकाउंट है। अकाउंट के दो साइड हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। इस साइड का हमेशा नाम है डेबिट, DR लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, यहाँ CR लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है, DEBIT डेबिट, क्रेडिट CREDIT क्रेडिट, ठीक है। ये दो अकाउंट के दोनों साइड्स हैं। अकाउंट के दो साइड्स क्यों हैं? क्योंकि किसी भी अकाउंट में दो एग्जैक्ट ऑपोजिट मूवमेंट्स की पॉसिबिलिटी है, और वो दो एग्जैक्ट ऑपोजिट मूवमेंट्स हों वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके लिए हमने एक जगह छोड़ी हुई है, प्रोविज़न दी हुई है कि यहाँ पे आप दोनों मूवमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसलिए एक अकाउंट T फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसे दो कॉलम्स हो जाते हैं, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? हर ट्रांजैक्शन या हर इवेंट या हर ट्रांजैक्शन के कभी भी दो पहलू होंगे। अगर वो दोनों पहलू, दोनों अलग अलग टाइप की, पहलू इज नथिंग बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन, दोनों इंफॉर्मेशन को अगर हमने पकड़ लिया और उसके अकाउंट में लिख लिया, अकाउंट बना लिए उसके दोनों अलग अलग, तो हमने वो ट्रांजैक्शन में से जितनी इंफॉर्मेशन थी वो सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल ली है, और हमारे लिए वो डेटा आगे जाके रेडिली अवेलेबल होगा, ठीक है। तभी ही, अगर वो रेडिली अवेलेबल डेटा है तभी ही, और रिलायबल है, रिलायबल मतलब हम जितनी बार चेक करना चाहें वेरीफाई कर सकते हैं उसको, तो वो रिलायबल है, भरोसेमंद है, उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो डेटा पे जितनी बार कैलकुलेशन चेक करना चाहें ईजिली कर सकते हैं। तो रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, रिलायबल है, तभी ही वो सिस्टमैटिक है। और सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन कब होगी, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कब होगा? तभी होगा जब हम उसे डबल एंट्री सिस्टम के साथ फॉलो करें। डबल एंट्री सिस्टम में मतलब कम से कम दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, वो दोनों अकाउंट्स को हम अलग अलग रिकॉर्ड करें, ठीक है। ऐसे ही अकाउंट्स को सुपर इजी बनाते रहने के लिए आप प्लीज़ फॉलो करें बनाना अकेडमी। इसके लेक्चर्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि व्यूज़ बढ़ें, एंड आई एम मोटिवेटेड टू कीप मेकिंग मोर। थैंक यू।